साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने इस बार बहुत जोरदार तरीके से ठोका है, लेकिन बताया नहीं। और ये जो कार्रवाई हुई है ना, ये यकीन मानिए दोस्तों, चीन पर दूसरी बार कार्रवाई हुई है पिछले कुछ दिनों में, महीनों में। अभी कुछ ही समय पहले जब पाकिस्तान ने हमला किया या पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था और भारतीय सेना पाकिस्तानियों को जब ठोक रही थी, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से सीधे चीनी हथियारों को गिरा रही थी, ठोक रही थी, बेदम कर रही थी। और इस बार देखिए, म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आपने सुनी तो होगी। अब यह सवाल यह है कि म्यांमार पर ही सर्जिकल स्ट्राइक था या इसका चीन से भी कोई सीधा वास्ता था। दोस्तों, कल से मैं लगातार यह खबर देख रहा था कि म्यांमार पर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। मैंने तमाम अखबार कंगाल डाले। मजेदार बात क्या है कि यह बात मीडिया वाले कह रहे हैं, सारे अधिकारी भी कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से। वहां उल्फा भी कह रही है, वो जो संगठन है वो भी कह रहा है। मोदी सरकार ने नहीं कहा, भारतीय सेना ने कुछ नहीं कहा। और तभी मैंने कहा कि मोदी ने ठोका तो जरूर, अंतिम संस्कार भी हुए वहां पर, लेकिन बताया कुछ नहीं। और इसकी वजह यह है दोस्तों, क्योंकि ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ म्यांमार पर नहीं है, जिसे पहले बर्मा कहते थे, बल्कि ये सीधे सीधे चीन पर भी कार्रवाई है। और एक लाइन जोड़ देता हूं, बांग्लादेश के खिलाफ भी कार्रवाई है। आज के वीडियो में इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा, आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। और हां, सावन का आज पहला सोमवार है दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव। और हां दोस्तों, मैंने रक्षाबंधन पर जो गीत अपलोड किया है, जो गीत आपके सामने प्रेजेंट किया है, मेरी बहना, उसे आप लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है। मैं फिर से याद दिलाता हूं कि अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। कल जैसे ही लोगों की नींद टूटी, पता चला कि भारतीय सेना ने म्यांमार के भीतर एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन कर दिया है। रविवार सुबह 13 जुलाई को बड़ी कार्रवाई करते हुए उल्फा आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इसके 4 कैंपों पर हमला किया। आजकल ड्रोन की बड़ी खबरें आती हैं, यूक्रेन पर भी रूस पर ड्रोन हमले, रूस भी यूक्रेन पर, पाकिस्तान ने तो बड़ी कोशिशें की। ये भारत का ड्रोन हमला है दोस्तों, लगभग 100 ड्रोन से भी अधिक इस हमले को अंजाम दिया गया। और इस हमले में दोस्तों आप जानते हैं ना कि भारतीय सेना अगर कार्रवाई करती है तो बड़े बड़े आतंकी भी बच नहीं पाते। कई आतंकी उल्फा के ढेर हो गए हैं। और मैं देख रहा था और आपको बताते हुए ये अच्छा लग रहा है दोस्तों कि हाल के समय में, कई वर्षों में, सीमा पार भारत का उग्रवादी ठिकानों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, भारतीय सेना या भारत की सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि उल्फा का एक बहुत बड़ा नेता नयन असोम इस हमले में मारा गया है। और वो कौन है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस संगठन के मिलिट्री विंग का लेफ्टिनेंट जनरल। और खुद उल्फा ने प्रेस रिलीज जारी किया है, उसने ये जानकारी दी कि उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम भी मिसाइल हमले में मारे गए हैं। मतलब पहले हमला हुआ, अंतिम संस्कार हो रहा था, फिर मिसाइल हमला हुआ और तब जाकर ये मारे गए। और उल्फा आई जो संगठन है दोस्तों, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, उसने क्या प्रेस रिलीज जारी किया है जरा मैं आपको बताता हूं। भारतीय सेना ने सीमा पार उसके शिविरों को निशाना बनाकर कई स्ट्राइक किए हैं और जिन ठिकानों पर मारा गया उसमें उल्फा आई तो है ही,
साथ ही साथ दोस्तों एक और संगठन है, मैं नाम बताता हूं, NSCN-K, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग गुट। और ये जानकारी उल्फा ने दिया है। मैं एग्जैक्टली टाइम बताता हूं। भारतीय सेना तो कुछ बता नहीं रही है, सरकार तो कुछ बता नहीं रही है। क्यों नहीं बता रही, अभी मैं उसकी वजह बताता हूं। लेकिन ये जो हमला हुआ है रविवार सुबह 2 बजे से 4 बजे के बीच नागालैंड के लोंगवा के पास म्यांमार सीमा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के पंगसाई दर्रे तक कई शिविरों पर हमला किया गया। जानते हैं दोस्तों ये कौन सा इलाका है? ये वो इलाका है जहां लगातार उल्फा को लेकर यह बात होती है कि इनके पास हथियार आते कहां से। ये सारे के सारे चीनी हथियार हैं दोस्तों। जो भारत, म्यांमार, चीन, सारी सीमाएं आपस में गड्ढमड्ढ हैं और ये इतना दुर्गम क्षेत्र है कि किसी के लिए भी आसान नहीं हो सकता। ये इतना दुर्गम क्षेत्र, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, खाई, तमाम चीजें। लेकिन जितने भी जो हथियार मिलते हैं दोस्तों वो सब के सब चीन के होते हैं। इसमें कई कुछ प्रमुख जो शिविर है मैं आपको बताता हूं, जहां जंगलों तक फैले हुए, जहां पर निशाना साधा गया है। जैसे एक प्रमुख शिविर है लुंगमाक, ताका में हेडक्वार्टर है। हयात बस्ती, कैंप 779, कई ठिकाने। इन शिविरों में संगठन के करीब 200 से 250 हथियारबंद कैडर सक्रिय हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि आखिर उल्फा है कौन? उल्फाई क्या करता है? क्यों भारत से दुश्मनी? तो दरअसल इसकी कहानी है दोस्तों, उल्फा का जो नेतृत्व है वो परेश बरुआ के हाथ में है। और उल्फा संगठन चाहता है कि असम को एक अलग देश बना दिया जाए। इसको बातचीत में भरोसा नहीं है। यह हथियारबंद गुट है, यह संघर्ष का रास्ता अपनाता है। और उल्फा के लोग असम के भीतर या नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे उगाही करके 5-6 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। जंगलों में रहते हैं, छिपकर काम करते हैं। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या अमित शाह जी जब ये खुलकर कह चुके हैं कि आप उग्रवादी बचेंगे नहीं, तो तुम कैसे बच जाओगे? लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग है दोस्तों। इसकी वजह यह है कि ये चीन से इनको भारी मदद मिलती है। म्यांमार के रास्ते ये काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। हालांकि चीन मना करता है कि नहीं, हमारा कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन कम से कम 2.5 दशक से दोस्तों ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें चीन सीधे सीधे इन लोगों को मदद करता है। और कई खुफिया रिपोर्ट्स, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूं दोस्तों, यह पाया गया है कि उग्रवादी कैडर म्यांमार या अरुणाचल सीमा के जरिए चीन के यूनान प्रांत में जाकर हथियार प्रशिक्षण हासिल करते हैं, हथियार लेकर वापस लौटते हैं और फिर म्यांमार में घुस जाते हैं। यह पूरा का पूरा गैंग है। और जो ये मिलिशिया है जो म्यांमार का भी है, वो भी सबसे बड़ा खरीदार है चीन का। यानी चीन के लिए ये बहुत बड़ा मार्केट भी है। और म्यांमार के जो इलाके बहुत सक्रिय हैं, मैं कुछ नाम रखता हूं दोस्तों, संगांग क्षेत्र, खासकर टांग, तिरपू जिला, ये सारे के सारे जिले भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए हैं। और मैं पल भर के लिए छोड़ भी देता दोस्तों, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे इस बात की जानकारी मिली। मैं आपको एक घटना के बारे में बताता हूं। पिछले साल दिसंबर महीने में सुरक्षा बलों ने अरुणाचल प्रदेश में हथियारों की तस्करी की एक चीनी कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। और चांगलांग एक इलाका है दोस्तों जहां भारी संख्या में हथियार मिले और वो सब के सब मेड इन चाइना असॉल्ट राइफलें थी। बाकायदा रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी और बताया कि भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मिलकर ये कार्रवाई की थी। और जो चीनी असॉल्ट राइफल मिले थे मैं उसके बारे में बताता हूं। 10 MQ-81 और टाइप 81 असॉल्ट राइफलें ये सभी की सब बरामद हुई थी। भारत सरकार जानती है दोस्तों, स्थानीय सरकार भी जानती है, म्यांमार की सेना भी जानती है और चीन की सरकार भी जानती है, सब के सब जानते हैं। लेकिन होता क्या है, रणनीति, कूटनीति, आपस की लड़ाई और चीन की कोशिश तो आप जानते हैं ना
चीन कभी नहीं चाहता कि भारत के साथ अब उसका सीधी मुठभेड़ हो, वो सीधा संघर्ष नहीं चाहता। वो जानता है कि इस समय मोदी सरकार बैठी, वो छोड़ेगी नहीं। चीन की कोशिश ये है कि कभी पाकिस्तान के जरिए, कभी म्यांमार के रास्ते, कभी यहां के इंटरनल जो इस तरह के तत्व हैं जो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, उनको बढ़ावा देकर के भारत को परेशान किया जाए। और बाकायदा मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूं दोस्तों, 2020 अक्टूबर यानी 5 साल पहले केंद्र सरकार ने गुवाहाटी ट्रिब्यूनल में एक हलफनामा दिया था और इसमें कहा गया था कि उग्रवादियों का संगठन उल्फा अब म्यांमार की जगह, बड़े ध्यान से सुनिए, यह रिपोर्ट थी, म्यांमार की जगह दक्षिणी चीन के रुइली में अपना ठिकाना बना लिया है। आप देख लीजिए, जस्टिस प्रशांत कुमार डेका की अगुवाई में एक ट्रिब्यूनल था जिसको यह फैसला करना था कि उल्फा पर प्रतिबंध बनाए रखा जाए या नहीं रखा जाए। वहां यह हलफनामा दिया गया दोस्तों। और इतना ही नहीं, भारत के 4 मोस्ट उग्रवादी ये रिपोर्ट में है, ये चीन जा चुके हैं, चीन में ट्रेनिंग ले चुके हैं। और ये कहां पर, इसकी भी जानकारी है। कुनमिंग शहर अक्टूबर में गए थे, कम से कम 4 उग्रवादी चीन में जाकर के उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई, उनको बताया गया, एक एक जानकारी दी गई, उन्हें हथियार सौंपे गए, उनको इस बात के लिए भड़काया गया कि आपको अपनी अलग देश की पहचान के लिए भारत के भीतर संघर्ष करना है। अब इन परिस्थितियों में सोचिए दोस्तों कि भारत सरकार ने कितना बड़ा काम किया। मैं आपको चीन के साथ संबंधों के बारे में बताऊं, एक जानकारी और देता हूं। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश तो इस समय परिस्थिति आप जानते हैं, और खास करके इनके जो चीफ हैं, यहां पर दोस्तों जब शेख हसीना की सरकार थी तब परेश बरुआ जो उल्फा आई का हेड है उसको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जैसे ही यह सरकार चली गई, मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, इनकी सजा को कम कर दिया गया। और मोहम्मद यूनुस आप जानते हैं चीन जाकर क्या कह चुके हैं कि हम लोग मिलकर नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। भारत सरकार सीधे बांग्लादेश सरकार को भी एक तरीके से खुली चुनौती दे रही है कि ज्यादा इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। जो काम आज हमने म्यांमार में किया है वो किसी के साथ भी कर सकते हैं, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और आपको बताऊं दोस्तों, भारत सरकार को एक एक चीज की जानकारी है। उल्फा हो या परेश बरुआ हो जो इसका सरगना है, भारत सरकार को पता है। पहले वो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार बॉर्डर के पास रुइली में रह रहा था, ये इलाका चीन में आता है। लेकिन बांग्लादेश की परिस्थितियां बदल गई और अब उसने अपना ठिकाना यूनान प्रांत के शिशुआंग बन्ना दाई स्वायत्त क्षेत्र में कर दिया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अगर उल्फा के आतंकियों पर भारत सरकार हमला कर रही है तो इसका मतलब है चीन के लिए भी एक खुली चेतावनी है। और इस समय एक बात और कहना पड़ेगा कि चीन ने म्यांमार को एक तरीके से अपना सबसे बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि गढ़, अब पाकिस्तान तो अमेरिका की गोद में चला गया। चीन की कोशिश यह है कि म्यांमार में एक तो बहुत सारे रेयर मटेरियल्स मिलते हैं दोस्तों, तो उस पर भी कब्जा करना है, म्यांमार के जरिए भारत को भी परेशान करना है। तो चीन ने वहां लालच का एक डोर फेंका है। वो चाहता है कि म्यांमार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, उसको ब्याज पर पैसे दिए जाएं, जब मुफ्त में काम किया जाए। और इसी कोशिश में इस समय शी जिनपिंग लगे हैं दोस्तों। और आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप देखिए एक एक रिपोर्ट। म्यांमार में चीन की नई चाल, भारत पर क्या होगा असर, म्यांमार के खजाने पर चीन की नजर, गृह युद्ध से जूझते देश के सहारे चीन कैसे बना रहा है दुनिया में दबदबा। इन रिपोर्ट से यह बात पता चलती है कि चीन की जो दिलचस्पी है वो म्यांमार में किस तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बावजूद मैं एक बात और बताना चाहूंगा दोस्तों कि म्यांमार में जिसकी भी सरकार हो, चीन कुछ भी कर ले, अगर वो भारत के हितों को चुनौती देगा तो मोदी की सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। और इसीलिए आपको याद दिला रहा हूं, इससे पहले याद कीजिए नई नई मोदी की सरकार आई थी और एक घटना नॉर्थ ईस्ट में घटी थी दोस्तों। मणिपुर के चंदेल इलाके में
भारतीय सेना के काफिले पर हमला करके 18 जवानों को शहीद कर दिया गया था। बदले में मोदी सरकार ने क्या किया था? पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक 9 जून 2015 को म्यांमार की सीमा में 50 किलोमीटर तक घुसकर भारतीय सेना के कमांडो ने सारे उग्रवादियों को मार दिया था। ये जो है ना NSCN, उसकी बात कह रहा हूं दोस्तों। और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत सरकार अगर उसे कोई चुनौती देता है, चाहे वो देश के भीतर हो चाहे वो देश के बाहर हो, भारतीय सेना उसको कतई नहीं छोड़ती। और ये म्यांमार में दूसरा ऑपरेशन है दोस्तों। वही पाकिस्तान में तो पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और फिर सीधे घुसकर मारा। म्यांमार में उससे भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है और ये दूसरी बारी है दोस्तों, जब रविवार की सुबह को भारतीय सेना ने टारगेट सेट किया, ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए हमला किया और उल्फा के आतंकियों को मार कर गिरा दिया। तो ये है कहानी दोस्तों। लोगों को लगेगा कि म्यांमार की घटना छोटी है, मैंने मीडिया में उस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग देखी नहीं, लेकिन वास्तव में मानिए कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो सीधे सीधे चीन और बांग्लादेश दोनों को एक चेतावनी जैसा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों HB मेलोडी पर रक्षाबंधन को लेकर जो गीत हमने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, और देखा है तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।